फ्रेंड्स नमस्कार। आप सभी साथियों को आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर फलाह आयुर्वेदिक औषधि केंद्र एवं बाटा इलेक्ट्रोथेरेपी सेंटर में हम स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। फ्रेंड्स आज का जो टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हमारे मन में कई दिनों से एक विचार चल रहा था, जैसा कि अपन ने पूर्व में एक वीडियो बनाया था कि इलेक्ट्रो होम्योपैथ क्या है, होम्योपैथ क्या है और आयुर्वेद क्या है, और हमने उसके बारे में जानकारी एकत्र करने का प्रयास किया था। और हमने पूर्व में एक वीडियो बनाया था जो कि हमारे चैनल में पड़ी हुई है, हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे देंगे, तो आप देख लीजिएगा साथियों। उसमें हमने इनके बेसिक इतिहास जानने की कोशिश किया था, बाकी इनको जान पाना शायद हमारी आपकी बस की बात नहीं है। साथियों मैं ये भी नहीं कह सकता कि आपके बस की बात नहीं है। इस धरती पे बहुत सारे ऐसे महापुरुष हुए हैं जो कि किसी भी कार्य को आसानी से वो कर सकते हैं और वो करके भी दिखाए हैं। तो हम लोग एक सामान्य जीवन की हम बात करते हैं। जिस प्रकार से आयुर्वेद एक समुद्र था साथियों, उसके बाद फिर होम्योपैथ, इलेक्ट्रो होम्योपैथ और बहुत सारी चिकित्सा पद्धति की शुरुआत हुई। उसी प्रकार से हम योग की बात करेंगे साथियों, कि इसके हमने जानने का प्रयास किया, इसके कुछ पॉइंट को जानने का प्रयास किया। उसमें सबसे पहले हमने ये जानने का प्रयास किया कि इसका इतिहास क्या है, इसकी शुरुआत, इसका जन्म कहाँ से हुआ, फिर योग क्या है, इसके प्रकार क्या हैं, इसके जो परंपरागत जो प्रकार हैं वो क्या है, और इसमें के जो नियम है वो क्या हैं, फिर योग से लाभ क्या क्या हमको आपको हो सकता है और क्या क्या लाभ लोग उठा रहे हैं, फिर योगा दिवस की शुरुआत कैसे हुई। इन सभी चीज़ों को अपन ने एक वीडियो के माध्यम से व्यक्त करने का प्रयास किया है साथियों। ये जानकारी कहाँ से हमने लिया, इसके बारे में सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे महागुरु जिनके माध्यम से हमने सीखा। स्वर्गीय पूजनीय डीपी शुक्ला सर आज अपने बीच में वो नहीं हैं। वो बीएड कॉलेज में पढ़ाया करते थे, योग के भी टीचर थे और क्रीड़ा के टीचर थे। तो उनके माध्यम से अपने को बहुत सारी जानकारी प्राप्त हुई। उसके बाद साथियों पुस्तकों के माध्यम से, आचार्यों के माध्यम से, इसके जो जानकार गुरुजन हैं उनके माध्यम से हमने ये जानकारी लेने की कोशिश किया। हो सकता है कि साथियों कहीं ना कहीं त्रुटि हो, क्योंकि हम भी इंसान हैं और निश्चित तौर पर हर चीज़ परिपूर्ण नहीं हो सकता। तो आइए हम लोग बात करते हैं साथियों इसका जो इतिहास है कि इसका जैसा कि आपको पता है योग की परंपरा अत्यंत प्राचीन है साथियों, बहुत प्राचीन है। इसका आज भी कोई एग्जैक्ट ये कोई नहीं बता पा रहा है कि कहाँ से इसकी शुरुआत हुई है, और इसकी उत्पत्ति हजारों वर्ष पूर्व मानी गई है। तभी से योग किया जा रहा है साथियों, अर्थात कि प्राचीनतम धर्म या आस्था जब से इनका जन्म नहीं हुआ था उसके पहले भी से योग किया जा रहा है। यानी कि धर्म और आस्थाएं आज जो प्रचलित हुई हैं साथियों, इनके उत्पन्न होने के पहले से योग किया जा रहा है और लोग इसके ऊपर आस्था रखते हैं, विश्वास कर रहे हैं साथियों, और वो लाभ उठा रहे थे। आगे हम बात करेंगे साथियों कि इसकी जो शुरुआत मानी जाती है वो भारत से मानी जाती है। और आपको पता है कि धर्म, शास्त्र, ग्रंथ, आयुर्वेद ये सब भारत ही इसके जन्मदाता है। और हम लोग काफ़ी खुश हैं, काफ़ी अपने को प्राउड महसूस करते हैं कि हम उस देश के नागरिक हैं जो कि एक्चुअल में विश्व गुरु है। पर कुछ ऐसे लोग आए जो कि हमारी जो सभ्यता है उसके साथ छेड़खानी करने का प्रयास किए और उसको काफ़ी दिक्कतें पहुंचाई। लेकिन फिर भी हम एक बहुत ही ऐसा समझ सकते हैं कि उस देश के नागरिक हैं जहाँ पे इन सभी चीज़ों का खजाना है, इसको कोई कभी ख़त्म नहीं कर सकता, और हम सब लाभ लेते हैं और दुनिया वालों को भी लाभ देने का हमारा देश प्रयास करता है साथियों। तो आइए हम लोग अपने पॉइंट में आते हैं, हम लोग आगे बात करते हैं कि एक्चुअल में जो देखने को मिलता है, जो ग्रंथों में मिलता है, उसके हिसाब से योग को दो भाग में बताया गया है, एक कर्म योग, दूसरा ब्रह्म योग। कर्म योग यानी कि जो अपने जीवन में कार्यों को करते हुए जो लोग योग करते हैं उसको वो है साथियों। और ब्रह्म योग का मतलब जो लोग ब्रह्म यानी कि अपने जीवन मतलब एकांत जीवन जीते हैं, जिनसे किसी भी प्रकार के सांसारिक जीवन से कोई मतलब नहीं रह जाता, वो ब्रह्म योगी आते हैं। जैसे ब्रह्मा है, नारद है, इनको इसके तहत माना जा सकता है साथियों। फिर भी आइए हम आगे बात करते हैं। योग विद्या में शिव यानी कि शंकर भगवान को इसका योगी और गुरु दोनों माना जाता है। शंकर भगवान को योग का गुरु और योगी दोनों माना जाता है साथियों। आपको पता है कि इसका इतिहास भी बहुत बड़ा है साथियों। ऐसा आपने पुस्तकों में पढ़ा होगा, आपने कुछ सीरियल में भी देखा होगा कि शंकर भगवान जब अपने आसन में चले जाते हैं, अपने ध्यान में चले जाते हैं, उस दौरान कई साल, कहते हैं लोग बताते हैं कि कई युग गुजर जाते थे उसी आसन में वो पड़े रहते थे, और उनके शरीर के चारों तरफ से घास फूस, पेड़ पौधे, पत्तियां सब उग जाती थी और उनको पता नहीं चलता था, इतना वो लीन हो जाते थे, इतना वो अपने ध्यान में मग्न हो जाते थे साथियों। तो आइए हम आगे बात करते हैं कि इसी वहाँ से माना जाता है। उसके बाद साथियों वैदिक युग के जो ऋषिमुनि थे उन लोगों ने भी काफ़ी योग का प्रचार प्रसार किया है और वहाँ से भी प्रारंभ माना जाता है। बाद में कृष्ण हैं, महावीर हैं, बुद्ध,
धम्म है उसमें भी इसका काफ़ी विस्तार देखने को मिलता है। खासकर साथियों बुद्ध धम्म में आप देखिए कि ऐसा बताते हैं, ऐसा हमने तो देखा नहीं, लेकिन ऐसा लोग बताते हैं कि वो 7 दिन, 15 दिन, 1 महीना, कई वर्षों तक के लिए वो समाधि ले लेते थे। और हो सकता है कुछ जड़ी बूटियाँ भी शरीर में लगाते रहे हों, इसका तो अपने पास साक्ष्य नहीं है। लेकिन जब वो उतने दिन के बाद निकलते थे तो सोचिए, बिना अन्न बिना पानी के, ऑक्सीजन तो हम मान सकते हैं कहीं से लेते थे, लेकिन जब वो समाधि में चले जाते थे तो उसको चारों तरफ से ढक भी दिया जाता था, तो निश्चित तौर पे ऑक्सीजन भी नहीं ले पाते थे। तो भी जब उनका टाइम पूरा होता था, जितने दिन के लिए वो वहाँ पे जाते थे, उसके बाद वो निकलते थे बिल्कुल स्वस्थ, उसी तरीके से शरीर जिस कंडीशन में वो वहाँ अंदर गए थे या कि अपने ध्यान में आसन में गए थे। तो ये कई वर्णन है कि योग एक ऐसा चीज़ है जो डायरेक्ट परमात्मा से, यानी कि प्रकृति से, जो नेचर है, जो शक्ति है, जो ग्रेविटेशन है, उसके साथ ये कनेक्ट करने की इसके अंदर क्षमता होती है साथियों। जो कि इसीलिए योग का मतलब ही होता है जोड़ना, और जोड़ने का मतलब किससे? प्रकृति से, नेचर से, या कि उस एनर्जी से जोड़ना जिसको हम आप सिर्फ कल्पना कर सकते हैं फ्रेंड्स। आगे आइए हम लोग बात करते हैं। इसके पश्चात पतंजलि ने इसकी सुव्यवस्थित रूप दिया। पतंजलि ने काफ़ी इसके ऊपर काम किया, जो कि आम लोगों तक भी इसे पहुंचने का मतलब उन्होंने प्रयास किया और आम लोगों तक पहुंचा और लोग इसका लाभ ले रहे हैं। साथियों, आज इसकी आवश्यकता है कि सरल रूप इसका हो, जिससे कि आसानी से लोग घर में कर सकें, बिस्तर पे कर सकें, और जहाँ पे हैं, जिस कंडीशन पे है, रोगी है, वो भी कर सके, क्योंकि तभी इसका एक्चुअल में लाभ आएगा जब हर नागरिक, हर पर्सन इसका उपयोग कर पाएगा। आगे हम बात करते हैं साथियों। उसके बाद फिर जैसे सिद्ध पंथ हो गया, शैव पंथ हो गया, नाग पंथ हो गया, वैष्णव और शाक्त, इस तरीके से ये कई पंथियों ने अपने तरीके से भी इसका विस्तार देने का प्रयास किया है साथियों। इसके कुछ साक्ष्य मिलते हैं योग से संबंधित साक्ष्य साथियों। जैसा कि आपको पता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में जब खुदाई हुई, खासकर मोहनजोदड़ो, हड़प्पा में, तो वहाँ जो मूर्तियाँ मिलती हैं मनुष्य की या कि ऋषि मुनियों की, जो भी वहाँ के उस समय के लोग थे, तो उसमें ये देखने को मिलता है कि वो किसी न किसी योग के आसन में देखने को मिलते हैं। वो कोई ना कोई योग आसन कर रहे थे, जिस कंडीशन में उनकी मूर्तियाँ मिलती है। इससे ये सिद्ध होता है कि उसके पहले, यानी कि करीब 5,000 10,000 वर्ष पूर्व से इसकी शुरुआत मानी जा सकती है साथियों। यानी कि एक्चुअल में इसका कोई साक्ष्य नहीं मिला। तो ये सबसे बड़े प्रमाण हैं कि योग बहुत पुराने, यानी कि आप समझ सकते हैं कि फिर भी मिनिमम अपन माने तो 10,000 वर्ष पूर्व से तो अपन मान सकते हैं, अगर अपनी मानने की बात है, बाकी साक्ष्य तो नहीं है। आगे साथियों, प्रमाण, इसके प्रारंभ और अंत का कोई प्रमाण नहीं मिलता है, लेकिन हमारे आपके जो धर्म ग्रंथ हैं, जो कि सबसे साहित्य हैं, जो पुराने धर्मों के धर्म हमारे ग्रंथ हैं, उसमें इन चीज़ों का वर्णन देखने को मिलता है साथियों। तो हमारा जो कहने का तात्पर्य है कि जो हमारे प्राचीन ग्रंथ हैं उसमें भी इसका वर्णन देखने को मिलता है। हम इसको मान सकते हैं कि बहुत पुराने समय से किया जा रहा है। अब आइए साथियों, हम लोग अपने पॉइंट में आते हैं। इतिहास की जो जानकारी मतलब उपलब्ध है, उसके बारे में हमने जानकारी देने का प्रयास किया है। अब हम बात करेंगे योग क्या है। योग एक्चुअल में सही तरीके से जीवन जीने की जो शैली है, जो ऐसा समझ सकते हैं कि जो हमारे इंद्रियों को संयमित कर सके और हमारे उम्र के हिसाब से हमारी सोच समझ और हमारे शरीर को व्यवस्थित कर सके, उसको अपन योग बोलते हैं। जो कि यह जीवन से जुड़े जो भी पहलू हैं, जैसे आप अक्सर देख सकते हैं कि फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल के साथ साथ ये हमारे जीवन में अन्य जो भी पहलू है, सबको एक सुव्यवस्थित तरीके से मेंटेन करके रखती है, उसको अपन योग कहते हैं साथियों। यानी कि जो हमको प्रकृति से जोड़ती है, हमको भलाई के मार्ग पे पहुंचाती है, उसको अपन योग कहते हैं साथियों। जो कि हमारे पूरे जीवन को एक बेहतरीन बनाए, हमारे जीवन में रोग मुक्त हो, हम स्वस्थ रहें। और स्वस्थ रहने के तो आप फार्मूला जानते हैं कि स्वास्थ्य की परिभाषा क्या है, कि शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, स्पिरिचुअल सभी रूप से अपन अगर स्वस्थ हैं तो वही जीवन है और वही योग है साथियों। अब हम आगे बात करेंगे साथियों। योग का अर्थ बांधना होता है, जैसा कि आप समझ सकते हैं। संस्कृत में एक शब्द है जिससे योग को लिया गया है, जिसका युज का मतलब क्या है साथियों? जुड़ना। यानी कि किसके साथ जुड़ना? यानी कि हमारी जो आत्मा है वो परमात्मा के साथ जुड़े, यानी कि जो नेचर की शक्तियाँ हैं उसके साथ हम जुड़ें, उसको हम योग कहते हैं साथियों। अब हम बात करते हैं योग के प्रकार, लेकिन इसके जो पारंपरिक जो प्रकार है वो 6 है, लेकिन जो आज पुस्तकों में देखने को मिलता है साथियों वो 8 प्रकार बताए गए हैं, जो कि आज के पुस्तकों में और हमको आपको पढ़ने को मिलता है, जो आचार्य बताते हैं। उसमें से साथियों जो पहला है वो है यम, यानी कि शपथ लेना साथियों। फिर है नियम। नियम का मतलब होता है
आत्म अनुशासन साथियों, यानी कि आत्म अनुशासन करना अपने आप में। फिर तीसरा है आसन, यानी कि मुद्रा, किस आसन में किस मुद्रा पे करना है वो चीज़ें हैं साथियों। फिर इसका चौथा है प्राणायाम। प्राणायाम तो आप समझते हैं कि लगभग 10 से 11 प्राणायाम के प्रकार बताए गए हैं साथियों, जिसका मतलब होता है श्वास पर नियंत्रण करना। वो कई तरीके से लोग अपने श्वास पे नियंत्रण करते हैं। अब आइए हम आगे बात करते हैं। फिर पाँचवा है प्रत्याहार, यानी इंद्रियों पर नियंत्रण, अपनी सोच समझ प्रक्रियाओं पर नियंत्रण करना। और फिर अगले अपन बात करेंगे धारणा, यानी कि एकाग्रता। अपने अंदर एकाग्रता बनी रहनी चाहिए कि हम भटक जाएं अपने मार्ग से ही, उसके लिए योग का ये मतलब जो ऑप्शन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे हम बात करेंगे ध्यान। ध्यान का मतलब होता है मेडिटेशन, कि हम अपनी जो शक्तियां हैं अपने आप को कुछ समय के लिए हम प्रकृति के साथ जोड़ सकें, उस एनर्जी के साथ जोड़ सकें, उस वाइटल एनर्जी के साथ जोड़ सकें साथियों, जो कि हमारे नेचर में मौजूद है। फिर आगे हम बात करेंगे साथियों समाधि। समाधि का मतलब आप समझते हैं कि बंधनों से मुक्ति, या कि आप सीधे समझ सकते हैं कि आत्मा का परमात्मा से मिलन, यानी कि हम उस दौरान जो सांसारिक जीवन है या कि सांसारिक जो दायित्व है उन सबसे मुक्त होकर परमात्मा से मिलन के लिए जो योगा किया जाता है उसको अपन समाधि बोलते हैं। अब आगे बात करेंगे साथियों योग के 6 जो पारंपरिक प्रकार बताए गए हैं, उसमें से पहला है हठ योग। हठ योग क्या है साथियों? हठ तो आप समझते हैं कि बाल हठ आपने सुना होगा, इस तरीके से हठ योग वहाँ से भी शुरुआत मानी जाती है। फिर राजयोग, उसके कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग और तंत्र योग। तो ये सभी साथियों योग हैं और इसके जो पारंपरिक जो योग के प्रकार हैं ये हैं। अब हम आगे बात करना चाहते हैं साथियों कि योग के नियम, जो नियम, फिर उसके बाद हम बात करेंगे साथियों कि इसके लाभ क्या क्या हमारे जीवन में हो सकता है। तो आइए हम लोग बात करते हैं साथियों जो योग के नियम हैं। योग के जो हम नियम बताने का प्रयास कर रहे हैं साथियों, जो हमने लिखा है वो उन लोगों के लिए है जो आज हम लोग सामान्य जीवन जी रहे हैं। ये नियम उनके लिए लागू होगा। वहाँ के ऋषि मुनियों के नियम काफ़ी कठिन हैं, वो नियम निश्चित तौर पे हमको भी नहीं जानकारी नहीं मिली है साथियों, और निश्चित तौर पे उनके जो नियम हैं उसको हम आप पालन नहीं कर सकते हैं, सिर्फ वो ऋषि मुनि योगी ही पालन कर सकते हैं साथियों। उसके लिए इस पूरे सांसारिक जीवन को आपको त्यागना पड़ेगा और वो संभव सामान्य लोगों के लिए नहीं है। तो जो हम नियम बताने जा रहे हैं साथियों कि किन किन नियमों को ध्यान में रखना है, वो एक सामान्य नियम है, उसको एक हेल्दी पर्सन से एक बीमार पर्सन कोई भी फॉलो कर सकता है साथियों, और सबको इस नियम को पालन करते हुए अपने एक अच्छी हेल्दी जीवन जीना चाहिए साथियों। तो आइए हम बात करते हैं। सबसे पहले ध्यान रखना है कि कोई भी काम बिना गुरु के संभव नहीं होता। आपको किसी न किसी को अपना गुरु तो बनाना ही पड़ता है, जो उस क्षेत्र का जानकार हो, जिस क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं। तो यानी कि किसी गुरु के मार्गदर्शन में करें, जो कि इसकी पढ़ाई किए हों, जो इसके आचार्य हों, जो इसके जानकार हों, है ना, जो इसकी ट्रेनिंग देते हों, उसके मार्गदर्शन में ही आपको करना चाहिए। जब आप सीख लें तो फिर आप अपने से करें फ्रेंड्स, जिससे कि कोई भी आपके शरीर में कॉम्प्लिकेशंस ना आ जाए। आगे हम बात करें कि इसको करने का जो तरीका है, सूर्योदय के पहले पहले या कि उस समय या कि जब सूर्यास्त होता है उस दौरान साथियों, यानी कि सुबह और शाम का वक्त बहुत अच्छा रहता है योगासन के लिए। आगे हम बात करेंगे साथियों खाली पेट इसको करना है, यानी योगासन करने के पहले कम से कम 2 घंटा पहले से आप कुछ नहीं खाए हों, और इसको करने के 30 मिनट तक कुछ खाना पीना भी नहीं है, और लगभग 1 घंटे तक आपको स्नान भी नहीं करना चाहिए साथियों। अब अगला चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ साथियों कि इसको हमेशा आरामदायक ढीले कपड़े पहन के करना चाहिए। कॉटन के कपड़े हों जो कि आसानी से पसीने को वाष्पित भी कर दे, या कि जैसा मौसम हो उसके हिसाब से ढल भी जाए। आगे हम बात करते तन मन स्वस्थ होना चाहिए। अगर आप योग कर रहे हैं तो तन मन स्वस्थ हो, आप एकाग्रचित हो जाइए। उस दौरान मन से जो भी भ्रांतियाँ या कि जो भी समस्याएँ हैं उनको कुछ देर के लिए आप निकाल दीजिए। फिर आपको ध्यान रखना है आहार विहार, विचार और निद्रा, इसको आपको मेंटेन करना है। आहार साथियों सबसे पहला आपको पता है कि योग तो कर रहे हैं लेकिन एक अच्छा खाना भी आपको चाहिए। आहार का मतलब वो चीज़ें आप खाइए जिसको प्रकृति ने बनाया है हमारे आपके खाने के लिए। आप वो चीज़ मत खाइए जो कि आज फैक्ट्रियों में, कंपनियों में फास्ट फूड, पैक्ड फूड, यानी कि आपको नो एनिमल फूड, नो रिफाइंड फूड, नो पैक्ड फूड, नो प्रोसेस्ड फूड, इन सभी चीज़ों को आपको बिल्कुल अवॉइड कर देना है। एक्चुअल में आपको बताना चाहता हूँ कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम एक लिंक दे देंगे, ऑलरेडी हमारा डाइट प्लान के ऊपर वीडियो है, आप उसको देख लें। उस डाइट प्लान को एनी पर्सन कैन फॉलो। तो आगे हम बात करेंगे फ्रेंड्स कि शांत वातावरण इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है साथियों। जो साफ जगह हो,
खुली जगह हो, एरोबिक कंडीशन यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थित हो, जहाँ पे आपको ऐसा ना हो कि सफोकेशन होने लगे, ऑक्सीजन की कमी हो, वहाँ पे कभी नहीं करना चाहिए। और जैसा कि आप सांस लिए और सांस छोड़े, तो आपने जो सांस छोड़े वो जल्दी से वहाँ से बाहर हो जाए, ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। ऐसी जगह यानी खुली जगह पेड़ पौधों की उपस्थित में ये हो और सूर्य की रोशनी वहाँ पे पड़ सके, ऐसी जगह भी होनी चाहिए। ध्यान पर पूरा मतलब जो आप ध्यान कर रहे हैं साथियों, उसके ऊपर आपको पूरा फोकस करना है, उसको आपको मेंटेन करना है। आगे बात करेंगे, प्रतिदिन आपको करना है, गैप नहीं करना है और आपको 21 डेज का टारगेट बनाना है। योगा कब नहीं करना है? जब आप खाना ना खाएं, जिस दिन। और खाना कितने दिन आप नहीं खाएंगे, आप सोच सकते हैं। यानी कि नियमित करना है, खाना ना खाएं तो भी करना है, लेकिन स्पेशली मैंने आप कहने का जो तात्पर्य था कि इसको जीवन भर करना है। आगे हम बात करना चाहते हैं साथियों कि योग का जो रिजल्ट है वो थोड़ा सा देर में मिलता है, इसलिए धैर्य बना के रखना पड़ता है, लेकिन हमेशा के लिए रिजल्ट मिल जाएगा। फिर योग करने, जैसा कि अपन ने बताया साथियों कि प्राणायाम, हाँ यहाँ पे हम एक पॉइंट आपको बोल देते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। प्राणायाम हमेशा आसन अभ्यास की बात करें। अब यहाँ पे व्यायाम और योग, इन दोनों में आप अंतर है, इसको थोड़ा सा क्लियर कर लें। व्यायाम और योग इन दोनों में अंतर है, और इसको अगर आप नहीं जानेंगे तो दिक्कत हो सकती है साथियों। व्यायाम का मतलब ये होता है, जो लोग अपने शरीर में शक्ति पैदा करना चाहते हैं, फिजिकल शक्ति पैदा करना चाहते हैं, शरीर में बहुत ज़्यादा मसल्स बनाना चाहते हैं, वो होता है। आप देखें कि योग करने वाला जो भी ऋषि मुनि होते हैं वो पतली दुबली शरीर के फिट होते हैं, लेकिन जो व्यायाम करने वाले होते हैं उनके हाथों में, पेटों में, चेस्ट में अच्छी खासा मसल्स आती है। तो वो क्या है, वो उनको कुश्ती लड़ना है या कि अपनी फिजिकल जो भी एक्टिविटी दिखाना है, लोगों को प्रदर्शन करना है, वो व्यायाम से संभव है। योग आपके शरीर को फिट बना के रखता है, आपके शरीर को पतली दुबली हेल्दी बना के रखता है, आपके शरीर में स्फूर्ति रहती है, जान रहती है, लेकिन बहुत ज़्यादा अनवांटेड मसल्स नहीं लादने का कोशिश करता है साथियों। तो ये बहुत अच्छा है, आप देख सकते हैं जितने भी योगी हैं उनको आप देख सकते हैं, जो योग करते हैं वो उनका शरीर अलग रहेगा, और जो व्यायाम करते हैं उनका शरीर आपको अलग देखने को मिलेगा। साथियों, योग शांतिपूर्वक किया जाता है, शांत जगह पे किया जाता है, और इसमें आपके शरीर को बहुत ज़्यादा एक्टिविटी नहीं करनी पड़ती, प्रदर्शन नहीं करना पड़ता। इसमें आपको 3 कंडीशन, लेट के, बैठ के और खड़े होके, 3 कंडीशन में ही आप योग कर सकते हैं। जबकि एक्सरसाइज की कई चीज़ें होती हैं, लोग दौड़ते हैं, कूदते हैं, जंपिंग करते हैं, कई चीज़ उसके तहत आ जाती है। तो निश्चित तौर पे हम उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा कि योग और व्यायाम इन दोनों में अंतर है साथियों। एक एक्सरसाइज हो गई साथियों, और ये आपका योग यानी कि जोड़ना हो गया। आगे हम बात करना चाहते हैं साथियों कि आपको अगर कोई तकलीफ होती है इसको करते समय, तो आप अपने चिकित्सक और अपने योग गुरु के मार्गदर्शन को जरूर लें। अगर समस्या होने के बाद जैसा वो निर्देश दें वैसा ही आपको करना है। अगर आपको ज़्यादा तकलीफ हो रही है तो बंद भी कर देना चाहिए, या कि उसको कम कर देना चाहिए योग को, और धीरे धीरे फिर आपको इम्प्रूव में लाना चाहिए। योगासन करने के बाद आपको हमेशा शवासन करना चाहिए। शवासन का मतलब करने से ये होता है कि आपकी शरीर, आप चुपचाप लेट जाते हैं, सर ऊपर की तरफ करके, यानी पेट ऊपर की तरफ करके साथियों, जिसमें से कि पैर भी आप ढीला कर देते हैं, हाथ भी ढीला कर देते हैं, और शरीर पूरी तरीके से रिलैक्स जोन में आ जाती है। इससे अगर आप कर लेते हैं तो शरीर पुनः रिलैक्स हो जाते हैं और आप अपने नेचुरल काम में चले जाते हैं। शरीर की जो भी जहाँ भी जैसे आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, यानी नर्वस सिस्टम है, वो अपने जगह पे पुनः शांत हो जाता है। जो आपका हार्ट बीट और लंग्स बीट है वो पूरी तरीके से, यानी कि लंग्स का, यानी कि सांस लेने की जो प्रक्रिया है वो अपने रोटेशन पे आ जाती है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना पड़ेगा साथियों। आगे हम बात करना चाहते हैं कि इसके लाभ क्या क्या हो सकते हैं साथियों। योग के बहुत लाभ है। योग के तो समझ सकते हैं कि पूरी शरीर ही ठीक हो सकती है, शरीर के अंदर जो भी चीज़ें हैं वो सभी स्वस्थ रह सकते हैं। फिर भी हम कुछ पॉइंट टू पॉइंट बात बता दें साथियों। सबसे पहले हमारे नर्वस सिस्टम को, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, यानी कि हमारे स्पाइनल कार्ड और ब्रेन को हेल्दी बना के रखती है। हमारे ब्रेन में जितनी भी डिसीजेस हैं, वो चाहे एपिलेप्सी हो, चाहे फाइंटिंग हो, चाहे इंसोम्निया हो, कुछ भी हो साथियों, यहाँ तक कि आप समझ सकते हैं पैरालिसिस हो जाए, ऐसे केसेस के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको नियमित करते हैं तो पहली चीज़ तो ये रोग होगा नहीं, और जिनको हो गया हो धीरे धीरे 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने में आपको ठीक हो जाएंगे फ्रेंड्स, पर नियमित करना है। आगे मन हमेशा शांत रहता है साथियों, आपकी मांसपेशी हमेशा सुदृढ़ रहती हैं। जैसा कि अपन ने बताया कि नर्वस सिस्टम में कभी भी कोई समस्या नहीं उत्पन्न हो सकती। हमारा श्वसन तंत्र
बहुत अच्छा फिट रहता है। लंग्स की बीमारी, लंग्स का कैंसर, यहाँ तक कि अस्थमा, ये सभी चीज़ें, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, ये सभी चीज़ें ठीक हो जाती हैं योग के करने से, क्योंकि शरीर में प्रॉपर ऑक्सीजन जाता है। तो जो अनवांटेड चीज़ें रहती हैं उसको हमारी शरीर डिटॉक्सिफाई बहुत तेज़ी के साथ कर देती है साथियों। अगला हम बात करना चाहते हैं कि हमारे कोई किसी भी प्रकार की हार्ट डिसीज हो, ब्लड प्रेशर का कम ज़्यादा हो, क्लोटिंग हो, अब एंजाइना हो, लो ब्लड प्रेशर हो, हाई ब्लड प्रेशर हो, इसके साथ साथ साथियों लिपिड्स प्रोफाइल गड़बड़ हो गई हो, ट्राइग्लिसराइड डिसबैलेंस हो, उस जैसे कंडीशन पे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है योगा साथियों। ये बहुत जल्दी उसको ठीक कर देता है। फिर साथियों कैंसर, हाँ पॉइंट पे अपन बात करते हैं। कैंसर एक ऐसी खतरनाक डिसीज है साथियों। कैंसर सेल्स सबके शरीर में रहती है, लेकिन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में यह ग्रो कर जाती है। जब हमारे ब्रेन में, हमारे शरीर में ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं पहुंचता तो हमारे शरीर का जो सिग्नलिंग सिस्टम है वो ब्रेक डाउन होता है, और वो हमारी जो इम्यून रिस्पॉन्स है उस सेल को रोक नहीं पाती, और हमारे शरीर में कैंसर सेल डेवलप होना शुरू हो जाती है। आपको पता है कि जिस जगह पे कैंसर है वहाँ ऑक्सीजन का अभाव है, और जहाँ पे ऑक्सीजन है वहाँ पे कैंसर ग्रो नहीं कर सकता। ये पॉइंट की बात हमने बता दिया साथियों, यानी कि योग आसन करने वाले को कभी भी कैंसर जैसी समस्या नहीं हो सकती। आगे हम बात करेंगे, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर बहुत अच्छा काम करता है साथियों। ये हमारे ब्लड प्यूरिफिकेशन के लिए बहुत अच्छा काम करता है। डाइजेस्टिव सिस्टम में ये हमारे लीवर को, हमारे किडनी को, हमारे गॉल ब्लैडर को, पैनक्रियाज को, स्टमक को, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, सभी के फंक्शन को ये रेगुलेट करता है, और सभी में एक अच्छी प्रक्रिया रहता है जिससे को टाइम टू टाइम डिटॉक्सिफिकेशन उनका होता रहता है, और वो अपना प्रॉपर एंजाइम जो उनका जूसेस हैं, डाइजेस्टिव जूसेस, उसका सेक्रेशन वो करती रहती हैं। साथियों ये हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर बहुत अच्छा काम करता है। जिन लोगों को में ये समस्याएं आ रही हैं आज के रहन सहन खान पान की वजह से, उनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम को भी ये मेंटेन करता है। इस तरीके से साथियों बहुत सारी चीज़ें के ऊपर ये काम कर जाता है, यानी आप समझ लीजिए कि आपको संपूर्ण हेल्दी बना के रखेगा। अब साथियों एक बहुत खुशी की बात है, आप सबको पता है कि ठीक है इसका इतिहास बहुत पुराना है, और जहाँ भी देखो तहाँ इतिहास मिलता जाता है। यानी कि जिस प्रकार से आयुर्वेद बहुत पुराना इतिहास है, उसी टाइम से हम इसको मान सकते हैं कि तब का इतिहास है। लेकिन आज बहुत खुशी की बात है कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र दामोदर मोदी जी ने इसको 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में इसके लिए प्रस्ताव रखा कि योगा को क्यों ना पूरा दुनिया एक साथ करे, इसके लिए योग दिवस मनाया जाए, और जिससे कि पूरा संसार में मानवता का विचार उत्पन्न हो, शांति आए, एकता बने, और सब कोई अपने मिल के विकास करें, और सब कोई एक हेल्दी लाइफ एंजॉय करें। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने 21 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में इस बात को रखा है, प्रस्ताव रखा। उसके बाद साथियों 11 दिसंबर 2014 को इस 177 सदस्य देश मिलके इस प्रस्ताव को सदस्यों ने अपना सिग्नेचर किया, इसको प्रस्तावित किया, और आज ये स्वीकार लिया गया साथियों। और जैसा कि आपको पता है कि पहली बार 21 जून 2015 को योग दिवस के रूप में मनाया गया, जो कि पूरे दुनिया में मनाया गया, और 21 जून 2015 से इसकी शुरुआत हुई, यानी कि अब प्रतिवर्ष 21 जून को विश्व योग दिवस मनाया जाने लगा साथियों। और ये एक बहुत बड़ी भारत के लिए उपलब्धि है। भारत हमेशा विश्व गुरु रहा है, आपको सबको पता ही है साथियों कि यहाँ आयुर्वेद का जन्म यहीं से हुआ, योगा का जन्म यहीं से हुआ, बड़े बड़े ग्रंथों का जन्म भारत से हुआ, और इसीलिए भारत को सोने की चिड़िया भी कहा जाता है। और भारत एक ऐसा देश है जो सिर्फ सभी का भला चाहता है, किसी को नुकसान नहीं करना चाहता, और लोगों के साथ मिलकर आगे बढ़ना चाहता है। और हमारे देश में यानी कि अनेकता में एकता रही, ये शुरू से ही कहावत है, और सत्य भी है साथियों। हाँ, कुछ राजनीतिक लोग, कुछ सामाजिक लोग इसको तोड़ने का प्रयास किए, लेकिन साथियों कभी से उनके संभव नहीं है कि हमारे देश के खिलाफ वो कुछ भी कर सकें, वो खुद ही नष्ट हो जाते हैं। आइए हम लोग आगे बात करते हैं साथियों कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप अपने जीवन के लिए निश्चित तौर पे कुछ समय निकालिए, एक्सरसाइज कीजिए। साथियों हम लास्ट में ये कहना चाहते हैं कि वो काम आप लोगों को नहीं कह सकते या कि नहीं कहना चाहिए जिस काम को आप खुद नहीं करते हो। साथियों हम मई 2011 से कंटिन्यू हम एक्सरसाइज भी करते हैं, और एक्सरसाइज करने के बाद जब हमारी शरीर रिलैक्स जोन में आती है तो हम योग करते हैं साथियों। योग में हम 3 आसन करते हैं। सबसे पहले प्राणायाम का एक अनुलोम विलोम हम करते हैं साथियों, दूसरा एक आसन करते हैं अनुलोम विलोम और कपालभाति करते हैं, और पश्चिमोत्तानासन
साथियों, जैसा कि आपको पता है कि ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम इसको हर प्रकार के और लगभग 2009 से अभी तक मेडिसिन खाने का नौबत नहीं आई है। शरीर फिट रहती है, किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं रहती। गैस्ट्रिक समस्या रहती थी, उसके लिए हमने डाइट प्लान अपना पूरा कर लिया और योग करते हैं, योगासन करते हैं, तो उसका लाभ मिलता है। साथियों, कभी भी आपसे अगर कोई पूछे कि आप योग करते हैं, तो ये नहीं कहिएगा कि हम योग करते हैं, हम आप योगासन करते हैं। योग करना, जैसा कि अपन शुरू में बता दिया, तो सिर्फ ऋषि मुनियों, त्यागी पुरुष ही कर सकते हैं, और हम आप अपने सांसारिक पारिवारिक जीवन के साथ जीते हैं जहाँ पे ये संभव नहीं हो सकता। उसके लिए आपको फिर एकांत ही चाहिए, तभी आप कर पाएंगे साथियों। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो हम सबके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव है, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लोगों तक जरूर पहुंचाइए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए।